Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again, lecture number 13 over the integrals. तो जहाँ तक मैंने क्लियर किया था कॉन्सेप्ट्स, मैं बात करूँ तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने एक दो सवाल कराया था। बाकी जो टाइप्स थे, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करने का प्रयास करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि 6 फार्मूले मैंने लिखवाए थे, ठीक है, जो कि इसमें एक नहीं है। तो आप देख सकते हैं इन सभी पे, यानी कि 2 पे मैंने करवाया था क्वेश्चंस। आज मैं एक क्वेश्चंस और लूँगा, उसके बाद कुछ आगे स्टार्ट करूँगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शंस के जो टाइप्स हैं आपको ये रिमेंबर हो गया होगा कि किस तरीके से इसको लेके चलना है। ओके, तो थोड़ा सा अगर रिकॉल करने के लिए मैं बात करूं तो इतना कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन का फंक्शन यानी कि रेशनल फंक्शन वो दिया है हमारा किस फॉर्मेट में कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू बी, तो उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में रिड्यूस कर सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। सेकंड वन की अगर हम बात करें तो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अगर है तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, थर्ड वन की अगर हम बात करें कि अगर कोई इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ओके, इसी तरीके से फोर्थ वन की अगर हम बात करें तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी को हम रिड्यूस कर सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। ओके, होप ये क्लियर होगा। अगर फिफ्थ वन और लास्ट की हम बात करें तो यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कि ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ओके, तो आज मैं इसी पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वन बाय वन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि इतने टाइप्स के कर पाना, ठीक है, तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी जो भी इस पे मैं कराऊंगा उसी ओरिएंटेड होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, राइट डाउन ए क्वेश्चन। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ओके, अब थोड़ा सा अगर मैं कंपेयर करने का प्रयास करूं तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला इस फंक्शन की अगर आप बात करें, देखिएगा ये जो रेशनल फंक्शन हमें दिया है लास्ट वन, दैट मीन्स कि फिफ्थ वाला कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट मीन्स कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर है, ठीक है, और एक नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैच कराइए। देखिए एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे भी एक दिया गया है, ठीक, और यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक है, इसका x वाला टर्म गायब है, दैट मीन्स कि b टाइम्स यानी कि 0 टाइम्स अगर हम यहाँ पे x डाल दे तो क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये एग्जैक्ट फॉर्मेट इसका कौन सा है, एग्जैक्ट फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो जो फिफ्थ वाला फॉर्मेट है उसी का ये फॉर्मेट है। ओके, तो बिल्कुल आसान है, तो इसी को हम प्रोसीड करते हैं। अगर मैं टाइप की बात करूं तो टाइप नंबर 5 यहाँ से फिट बैठेगा, दैट मीन्स कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इस तरीके का अगर कोई रेशनल फंक्शन दिया गया है तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कैसे रिड्यूस करते हैं कि a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि इस फॉर्मेट का यहाँ पे क्या है यूज है, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेशन का टाइप है क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चंस को हम इसमें क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं क्वेश्चंस को रीराइट करूं यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ओके, अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको मैं लिख सकता हूं इस फॉर्मेट के हिसाब से कि ए, ठीक है, ए अपॉन क्या लिखेंगे एक्स प्लस टू, ओके, प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्या लिखेंगे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इस पूरे
रेशनल फंक्शन को इसमें हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, तो हमारा जो वन सिंगल इंटीग्रेशन है, दैट मीन्स कि ये जो गिवन है वो किस में स्प्लिट हो जाएगा, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुराना मेथड है। यहाँ से हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे कि ए और बी और सी की वैल्यूज को, दैट मीन्स कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस टू, ओके, फिर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एलसीएम हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके, बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस टू। ओके, तो दोनों तरफ अगर हम लोग देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स कि कैंसिल टू ईच अदर। ओके, ये दोनों को क्या कर देगा, कैंसिल टू ईच अदर कर देगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके, बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको प्रोसीड करेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद ए, बी और सी की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ये पुराना मेथड है, क्लासिकल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, ओके, प्लस सी एक्स प्लस टू। ओके, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ करेंगे, जैसे ये है, इसमें एक्स स्क्वायर शामिल है, तो हम इसको एक तरफ कर लेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे देखें कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। ओके, अगर एक्स के टर्म को मैं ढूंढूं तो यहाँ पे एक्स का टर्म है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, टू बी प्लस सी। ओके, जस्ट ए कैलकुलेशन, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं है, सिंपल है। ओके, कांस्टेंट टर्म की अगर हम बात करें तो हमारे सामने कांस्टेंट टर्म एक ये है, एक ये है, दैट मीन्स कि यहाँ से सिर्फ बचेगा a प्लस टू सी। ओके, बिल्कुल आसान है, a प्लस, अच्छा यहाँ पे 2c हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर 2c। ओके, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म बचेगा। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, तो थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से अगर देखें तो कंपेयर करने पे जो वैल्यू मुझे यहाँ पे ऑब्टेन होगी उसको लिखने का अगर मैं प्रयास करूँ तो यहाँ से देखिए a प्लस बी है और यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 है, दैट मीन्स कि a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, एंड 2b प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, दैट मीन्स कि इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, एंड कांस्टेंट टर्म a प्लस टू सी इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से मैं इसको लिख लूंगा कि a प्लस टू सी इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको इक्वेशन मान लूँ, दैट मीन्स कि इक्वेशन नंबर 1, ओके, इसको मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको अगर मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल में और यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं ए बी सी, दैट मीन्स कि 3 इक्वेशंस दिए गए हैं और 3 अननोन है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड से बारी बारी से इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो जस्ट ये 9th 10th में लोगों ने सीखा होता है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो दो इक्वेशंस को हम लेके ए, बी और सी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इन इक्वेशंस को अगर देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर इन दोनों की मैं बात करूं, ठीक है, यानी कि देखिएगा यहाँ पे ए बी, बी सी और सी ए में रिलेशनशिप है, दैट मीन्स कि मैं दो इक्वेशंस को यूज़ करके तीसरे के फॉर्मेट में ला दूंगा, यानी कि तीसरा अगर हमारा ए और सी के फॉर्मेट में है, दैट मीन्स कि पहले और दूसरे को यूज़ करके मुझे किसको, बी को एलिमिनेट करना होगा। बी को एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा सिर्फ ए और सी में बचेगा, तो यहाँ से ए और सी को हम फाइंड आउट कर लेंगे। दैट मीन्स कि अगर थोड़ा सा इसको लिखने का प्रयास करें तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 2 कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b इक्वल टू 2, और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिख दें तो क्या लिखेंगे, 2b, ठीक है, 2b प्लस का c इक्वल टू 1, ओके, प्लस का c इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं इसको तो हमारे सामने क्या मिलेगा, b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2a माइनस सी इक्वल टू 1। ओके, 2a माइनस सी इक्वल टू 1। ओके, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लूँ, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ से आप देखिए
थर्ड और फोर्थ को देखिए सिर्फ ए और सी में ही है, दैट मीन्स कि यहाँ से हम ए या सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ही ए और सी को एलिमिनेट करेंगे फिर किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को सी को पुट करके हम बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, और बी को एलिमिनेट करने के बाद हम कहाँ से ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल आसान है। तो 9th-10th में लोगों ने पढ़ा होता है, हालांकि वहाँ पे जाने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ की बात करूँ, ओके, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से अगर मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूं तो a प्लस टू सी, ओके, a प्लस टू सी इक्वल टू क्या है 1, ओके, और यहाँ पे क्या आया है 2a माइनस सी इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं किसी को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे c को एलिमिनेट करूँ दैट मीन्स कि इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा a प्लस टू सी इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a माइनस टू सी इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि इसको मैं ऐड अगर कर दूँ, इसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, सी से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से a हमारा क्या हो गया एलिमिनेट हो गया 3/5। ओके, एक वैल्यू अभी मुझे ऑब्टेन हुई है सिर्फ a, लेकिन मुझे ऑब्टेन करना है a b और c तीनों की वैल्यू को यहाँ पे ऑब्टेन करना है। विदाउट a b c वी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द इंटीग्रेशन। ओके, ड्यू टू फॉर द रेशनल फंक्शन वी नीड टू कन्वर्ट दिस इज इन द पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, यानी कि सिंगल इंटीग्रेशन को मुझे कन्वर्ट करना है दो अलग अलग इंटीग्रेशन में। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूँ, ओके, यहाँ से देखिए a हमें ऑब्टेन हो गया, तो अगर मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करूँ a प्लस बी इक्वल टू 1, ओके, तो यहाँ से b मुझे ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट मीन्स कि a प्लस बी इक्वल टू 1, a की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 प्लस b इक्वल टू 1। तो यहाँ से b को अगर मैं एलिमिनेट करूँ b इक्वल टू 1 माइनस 3/5, दैट मीन्स कि 5 1 जब 5 में से 3 को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2/5। हेंस फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2/5। ओके, ठीक है, तो यहाँ से b मुझे ऑब्टेन हो गया, a भी ऑब्टेन हो गया, b भी ऑब्टेन हो गया। तो अब हमें क्या ऑब्टेन करना है c। ओके, तो किसी भी इक्वेशन में रख के जिसमें c हो c ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 यूज कर ले रहा हूं। ओके, तो यहां से मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या है 2b प्लस c इक्वल टू 1, दैट मीन्स की वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 1 माइनस 2b। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 1 माइनस 2b इक्वल टू 2/5, दैट मीन्स की 1 माइनस 2 2 जब 4/5। Finally we can say that 5 1 5 minus 4, that means कि 1/5। ओके, तो from here we can say that c equal to 1/5। ओके, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो आंसर नहीं है, ठीक है, आंसर नहीं मानिएगा इसको, ये जस्ट क्या है a b c की वैल्यू है। अभी हम टूल्स को रेडी कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ टूल्स को रेडी कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज से अगर मैं लिखूं जो इंटीग्रेशन हमारा था वो इंटीग्रेशन ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने स्प्लिट किया था a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ से a और b c की वैल्यू को अगर मैं लिखूं, a हमारे पास आया था 3/5, b की अगर हम बात करें तो वो आया था 2/5, c की बात करें तो 1/5। दैट मीन्स कि वी नीड टू यूज दीज वैल्यूज टू स्प्लिट द फंक्शंस। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे यूज कर लूँगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखने का प्रयास करूँ तो हमारा ये हो जाएगा फंक्शन a की वैल्यू क्या है 3/5, दैट मीन्स कि x प्लस 2, ओके, प्लस b की बात करें तो कितना आ जाएगा 2/5 x प्लस c। ओके, c की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूँ तो c हमारा क्या है 1/5। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे c की वैल्यू को 1/5, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे 3/5 x प्लस 2। ओके, यहाँ से अगर मैं 5 को कॉमन ले लूँ, ओके, 1/5 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 2x प्लस 1। ओके, बिल्कुल आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ से देखिए मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 3/5 x प्लस 2, ओके, प्लस 1/5 2x प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, बिल्कुल आसान है। अब ये हमारा क्या है एग्जैक्ट जो रेशनल फंक्शन है वो दो अलग अलग फंक्शंस में क्या हो गया रिड्यूस हो गया। अब हम क्या करेंगे फाइनली अगर मैं क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करूं यहाँ पे तो इंटीग्रेशन का जो हमारा टाइप है वो चेंज हो गया। किस में, अगर मैं यहाँ पे लिखता कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, इंटू एक्स प्लस 2, इसको मैं स्प्लिट कर लूंगा किस में इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 एक्स प्लस 2, ओके, प्लस 1/5 2x प्लस 1, ओके,
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ से क्या लिखेंगे dx। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा एक सिंगल इंटीग्रेशन स्प्लिट हो गया किसमें, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में, और जो कि सिंपल इंटीग्रेशन होता है, जो कि सिंपल इंटीग्रेशन होता है, इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शंस को हम लोग यूज करते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। इस क्वेश्चंस को और भी मेथड से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन एज ए टूल हम यूज करके अपने एक बड़े से इंटीग्रेशन को छोटे छोटे इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेते हैं, जिसको सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। तो इसको कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस के फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, तो कांस्टेंट को बाहर एलिमिनेट कर लेंगे। दैट मीन्स कि 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 dx। ओके, ये सब बिल्कुल आसान है। पिछली क्लास में या क्लास 1 से 12 तक की अगर हम बात करें तो यही सब बातें होती रही हैं, ठीक है। प्लस 1/5 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, dx। तो ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा यहाँ पे इंटीग्रेशन का मेथड लगेगा, ठीक है, उसको देखिएगा। तो इसको भी मैं करा दिया हूँ, फिर भी मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो 1 अपॉन एक्स, ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन dx करता हूँ तो क्या आता है, log ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है तो x प्लस 2 को t मान लीजिए, तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। जब भी इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आएगा log ऑफ मॉड x, ओके। तो और यहाँ पे देखिए ये जो फार्मूला यूज हुआ है, यहाँ की अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको मैं और कर सकता हूँ मॉडिफाई। तो थोड़ा सा इसको अगर मैं और मॉडिफाई करूँ तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। ओके, दैट मीन्स कि इसको मैं एलिमिनेट कर लूँगा। और यहाँ पे अगर देखें तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी, और इसको लिख सकता हूँ 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, देखिए अब ये दो नहीं 3 इंटीग्रेशन में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस फार्मूले को मैं क्या लगा सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ मॉड x। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ऊपर f डैश x है, दैट मीन्स कि न्यूमिनेटर की अगर हम बात करें तो न्यूमिनेटर में क्या है, f डैश x, न्यूमिनेटर में f डैश x है, और नीचे अगर मैं fx मान लूँ, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं fx मान लूँ तो f डैश x उसका क्या हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन लगेगा, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है f डैश x अपॉन fx dx, क्या हो जाता है, log ऑफ मॉड ऑफ fx। ओके, क्लियर है, बिल्कुल आसान है, पिछली क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये क्या होता था कि 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। ओके, तो मैंने टूल्स भी यहाँ पे लिख दिया, कौन सा टूल यूज होगा। ओके, तो बिल्कुल आसान है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, इसमें अब कुछ रह नहीं गया, ठीक है, इसमें कुछ भी अब नहीं रह गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, ओके, प्लस 1/5 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। कौन सा मेथड लगा कि f डैश x अपॉन fx का इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो क्या आता है, log ऑफ मॉड ऑफ fx। ओके, प्लस 1/5, ठीक है। अब इसको करते हैं 1 अपॉन 2, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1 है। ओके, log ऑफ 1 अपॉन 2a tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2a tan इनवर्स, ठीक है, a की जगह ये लिख दिया tan इनवर्स, x की जगह क्या लिखेंगे, x, a की जगह 1। ओके, फाइनली एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम यूज कर लेंगे c। यहाँ पे 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, c1 प्लस c2 प्लस c3, लेकिन तीनों कांस्टेंट को ऐड करने के बाद भी एक कांस्टेंट आएगा। तो फाइनली हम क्या करते हैं, अब धीरे धीरे मैं यहाँ पे आगे बढ़ चुका हूँ एंड होने की तरफ, तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट को यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे 1 अपान ए होता है, तो वह ए की जगह 2 कहाँ से आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे 1 अपान ए, दैट मीन्स कि 1 ही रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ठीक है। तो आगे इसको अगर फाइनल तौर पे मैं इसको लिखूँ तो ये हो सकता है कि 3/5 log ऑफ मॉड एक्स प्लस 2, ओके, प्लस 1/5 log ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, प्लस 1/5 tan इनवर्स x, ओके, प्लस का c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो होप ये क्लियर होगा कि आज यही तक रखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने ये लास्ट वाले आर्टिकल को उठाया यहाँ पे, ठीक है, इसको उठाया है,
इस पे मैंने करा दिए। इसी तरीके से जब भी इस तरीके का हमें फ्रैक्शनल फंक्शन दिया रहेगा तो उसको इसमें स्प्लिट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और तीन अलग अलग इंटीग्रेशन हमारे सामने होगा। या इस तरह का देगा तो इसमें स्प्लिट कर लेंगे, इस तरह का देगा तो इसमें स्प्लिट कर लेंगे। ओके, तो 3-4 सवाल मैंने इस पे किया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। और आप चैनल पे जब भी विजिट करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड रहता है उसका पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। और प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, ओके, तो देखेंगे यहाँ पे लिखा होता है डाउनलोड लेक्चर नंबर, वट एवर लेक्चर जो भी रहता है, ठीक है। तो उसके नीचे लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ई नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो भी रनिंग क्लास की नोट्स होती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए पिछले क्लास की अगर हम बात करें कि जब भी मैंने क्लास लिया था तो लेक्चर नंबर 12, तो थोड़ा सा नेट का इशू है, अभी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़े से आधे 1 घंटे में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके, लेकिन कंटेंट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता है, जो भी कंटेंट रहता है एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ जो कि काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा इन द सेंस एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 70 to 80% इन डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद 1-2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, फार्मूला ओरिएंटेड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके बाद हम लोग डेफिनेट स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा समय का अभाव रहता है जिसके कारण लेक्चर नहीं ले पाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।